तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज शुक्रवार का दिन है। कल से 2 दिन की आराम से छुट्टी होती है, शायद हमें भी करनी पड़े। एक दो काम हैं, शहर छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। कोशिश करेंगे कि आपके साथ जो रोज़ की मुलाकात होती है वो मिस ना हो, लेकिन शायद अगर कहीं क्योंकि बहुत दूर एक गांव में जा रहे हैं, कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर कल का और परसों का एपिसोड ना भी आए तो हमें माफ़ कर देना, लेकिन कहानियाँ जारी रहेंगी अपनी। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री के पार्लियामेंट में 2 लेक्चर्स की, उनके जो 2 भाषण हुए लोकसभा में और राज्यसभा में। मैं 1962 से भारत के प्राइम मिनिस्टर्स के भाषण सुनते आ रहा। पाक भारत और चीन के युद्ध के बाद जो उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का जो भाषण हुआ था, मैंने वो भी सुना था और मुझे काफ़ी याद भी है उन्होंने क्या कहा था। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के भाषण सुने, और जो भी प्राइम मिनिस्टर जो काफ़ी लंबा समय जिनको रहने का मौका मिला, उनमें इंदिरा गांधी के भाषण सुने, पीवी नरसिम्हा राव के भाषण सुने, उनमें सरदार मनमोहन सिंह के भाषण सुने, राजीव गांधी के भाषण भी सुने। और इन बिटवीन जो थोड़ी थोड़ी देर के लिए कुछ लोग आए थे, जिनमें चौधरी चरण सिंह थे, या देवे गौड़ा थे, या आई के गुजराल थे, उनके भाषण शायद थोड़े याद नहीं है, क्योंकि शायद उनको ज़्यादा भाषण की तैयारी करने का या भाषण देने का मौका ही नहीं मिला। हाँ, इन बिटवीन एक ऑपोजिशन के प्राइम मिनिस्टर आए थे उस जमाने के, पहले की रूलिंग में आ गए, अटल बिहारी वाजपेयी। उनके भाषण सुन के बहुत मज़ा आता था। इतना मज़ा आता था कि पूरा भाषण सुनते हुए एक बार भी ऐसा नहीं लगता था कि आपने कोई गलत बात सुन ली या आपको कोई गलत बात सुनाई जा रही है। बहुत सच्चे सुलझे हुए प्रधानमंत्री थे। जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, तब भी जब मुंबई आते थे वो किसी सभा में भाषण देने या किसी फंक्शन पे, तो मैं स्पेशली सुनने जाया करता था कि भले वो किसी पोस्ट में नहीं है, लेकिन उनकी बातें सुनने में मज़ा आता है। उसके बाद उनका जो बात करने का तरीका था, उसकी नकल करने की कोशिश बहुत से लोगों ने की, जिनमें से कुछ नाम मैं गिना सकता हूँ। जिनमें एक तो उस माने के उनके खास जो चेले थे, जिनसे उन्होंने सीखा था बहुत कुछ, उनके चलते हुए उसी मोल्ड में बांधे हुए, उसी किस्म की शब्दावली से जुड़े हुए एक बीजेपी के नेता हुआ करते थे, प्रमोद महाजन। उनको कभी आप ध्यान से सुनते थे, जब वो सीरियस बात करते थे तो कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी की उनमें से झलक दिखाई देती थी। कभी कभी राजनाथ सिंह से भी वो झलक दिखाई देती है। उसके बाद एक प्रवक्ता हुआ करते थे बीजेपी के, प्रकाश जावड़ेकर, मेरे मित्र, मुंबई से हमारे पुराने मित्र। उनसे भी कहीं ना कहीं वो झलक शुरू शुरू में मिलती थी, बाद में कहाँ चले गए मुझे पता नहीं, अचानक गायब हो गए, वो नजर नहीं आते आजकल। लेकिन वाजपेयी जी का कहना ही कुछ और था। वो आपको खरी खरी सुनाते भी थे तो इतने प्यार से कि आपको बुरी नहीं लगती थी। जैसे माँ की बातें आपको बुरी नहीं लगती, उनके कहने के अंदाज से एक माँ का एहसास होता था। हालांकि वो मर्द थे, बातें उनकी ऐसी होती थी। बाप तो कभी गुस्से में भी आ जाता है, कभी मार डांट भी कर देता है, लेकिन वाजपेयी जी का अंदाज अपना ही था। चलते चलते उसी समय हमने ये भाषण सुना 2 दिन पहले। हालांकि पिछले कई सालों से सुनते आए हैं, लेकिन उसमें कोई इतना चेंज नहीं नजर आता था जो 2 दिन पहले नजर आया पार्लियामेंट में, पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में। नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुना गया। इसमें मैंने बहुत बड़ा फर्क नजर आया कि पहले प्राइम मिनिस्टर कैसे बातें करते थे और मोदी जी कैसे करते हैं।
भक्तों के साथ मैं सहमत हूँ कि जो लोग मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं वो देशभक्त नहीं है, क्योंकि अगर आप प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोलोगे तो आप देशभक्त हो ही नहीं सकते। भगत तो हो सकते, भक्तों का काम है अपनी पार्टी नेता के साथ खड़े होना, लेकिन देशभक्तों का काम होता है अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े होना, क्योंकि जब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो वो किसी एक पार्टी के नहीं रहते। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए, और जो प्राइम मिनिस्टर बोले वो मान लेनी चाहिए, उसमें नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए। ये अपोजिशन की बहुत बड़ी गलती थी जो उन्होंने हाउस में अडानी का नाम ले लिया, जिससे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बहुत गुस्सा भी आया। अब अडानी का नाम क्यों नहीं लेना चाहिए, ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए। पार्लियामेंट्री प्रथा में एक शर्त होती है कि जो शख्स सभा में हाजिर नहीं है, लोकसभा में या राज्यसभा में, उसके खिलाफ आप नहीं बोल सकते, क्योंकि वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता। जो आदमी अपना सफाई नहीं दे सकता उसका जिक्र आप हाउस में नहीं कर सकते। ये ऑपोजिशन की बहुत बड़ी गलती थी, उन्होंने अडानी का नाम ले लिया, और मोदी जी को गुस्सा आना बहुत जायज़ था। और इतना गुस्सा आया कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं इन सब लोगों से अकेला लड़ रहा हूँ। ये भी बात जायज़ थी, लेकिन शायद थोड़ा सा मोदी जी भूल गए कि वो अकेले नहीं हैं। थोड़े दिन पहले, एक दिन पहले, लोकसभा में मोदी जी ने खुद कहा था कि मेरे साथ देश के 140 करोड़ लोग हैं, उनका विश्वास मेरे साथ है। और मोदी जी ने सही कहा, देश की आबादी 140 करोड़ है, वो मोदी जी के साथ हैं, तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है। पूरे देश में 140 करोड़ में हमारी पूरी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईबी, रॉ, जितनी भी एनआईए, ईडी, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, जितने भी लोग हैं, इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, जज, ये सब लोग मोदी जी के साथ हैं, क्योंकि हम सब उस 140 करोड़ में ही आते हैं। तो मोदी जी ने क्या बुरा कह दिया, प्रधानमंत्री के साथ पूरा देश होता है, 140 करोड़ उनके साथ हैं। ये कांग्रेस और अपोजिशन वालों की हिम्मत कैसे होती है प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने की। अडानी का नाम उनके साथ जोड़ के नारा लगाना, अडानी, मोदी, भाई भाई। अरे भाई, वो भाई होंगे तो अपनी जगह है, वो हाउस के बाहर भाई हैं। मोदी जी तो हाउस में बैठे थे, अडानी जी तो हाउस में नहीं है। ये नारा लगाना है तो बाहर लगाना चाहिए था उनको, हाउस के अंदर नहीं लगाना चाहिए। अब वो एक ही राज्य के हैं, गुजरात के हैं, पुराने जानते हैं एक दूसरे को, एक ही भाषा बोलते हैं, उनके रिश्ते अच्छे हैं, फैमिली रिलेशन भी हो सकते हैं। वैसे भी हर भारतीय एक दूसरे का भाई होता है। ये नारा लगाने का मतलब मुझे समझ में नहीं आया, शायद इसीलिए मोदी जी को बुरा लगा और उनको कहना पड़ा। अपने बाएं हाथ से उन्होंने अपनी छाती पे हाथ रखा कि मैं अकेला इन सब के साथ लड़ रहा हूँ। मोदी जी शायद ऑपोजिशन तरफ देख रहे थे, अगर पीछे देख लेते तो उनको पता चलता कि उनकी पार्टी के 300 से ज़्यादा लोग पीछे मोदी 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 कर रहे, उनके हक में खड़े थे, टेबल थपथपा रहे थे, वो सब मोदी जी के साथ थे। मोदी जी अकेले नहीं हो, आपकी पूरी आर्मी जो है वो आपके साथ है। आपने सही कहा उस भाषण में कि एक परिवार का जो राज करने का जो दावा है, हम उसके खिलाफ हैं। परिवारवाद हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। बिल्कुल सही बात है। होंगे बीजेपी में कुछ लोग होंगे, पिता एमपी तो बेटा एमएलए, इस किस्म के बहुत रिश्ते होंगे, लेकिन वो एक परिवार राज नहीं कर रहा, राज परिवार के बाहर का आदमी कर रहा है। लेकिन
मोदी जी का इशारा जिनके ऊपर था वो उनका अपना निशाना था। अब मुझे पता नहीं नरसिम्हा राव का उस परिवार से क्या रिश्ता है, मनमोहन सिंह किस परिवार का हिस्सा थे, लेकिन जो कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो एक ही परिवार के हाथ में रही है। अब जब लीडरशिप है तो सरकार भी उनकी हो गई, सत्ता उनकी हो गई। ये बहुत अच्छी बात कही मोदी जी ने, परिवारवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया मोदी जी ने कि पूरी बीजेपी पार्टी के पीछे एक परिवार है, वो सर्ग परिवार है, लेकिन वो खून के रिश्तों वाला परिवार नहीं है। वो आपकी भावनाओं का, आपके विचारों का परिवार है। लेकिन परिवार तो परिवार होता है, परिभाषा तो एक ही है। मोदी जी का ये अंदाज मुझे अच्छा लगा। वही बातें जो आपके अंदर होती हों वो सब की सब बातें दूसरों के सर पे मर दो, क्योंकि 140 करोड़ लोग इस देश के आपके साथ हैं, आपकी पीठ के पीछे हैं। जो सामने हैं वो तो दुश्मन हैं, वो 100 होंगे, 200 होंगे, 400 होंगे, 1000 नेता होंगे अपोजिशन के, इसके ज़्यादा क्या होंगे। 140 करोड़ के सामने उनकी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो अडानी का नाम हाउस के अंदर प्रधानमंत्री से जोड़ दें। ये बहुत बुरी बात है। प्रधानमंत्री ने जो गुस्से में कहा वो गुस्सा मैंने पहले किसी प्रधानमंत्री में नहीं देखा था। इसलिए मैंने बात वहाँ से शुरू की थी। 1962 से 2023 तक किसी प्रधानमंत्री को मैंने हाउस में जब बाहर कहीं भाषण देते हुए गुस्से में नहीं देखा। अब इंसान को गुस्सा क्यों आता है? जब उसको लगता है कि उसकी बात मानी नहीं जा रही या उसके साथ बेइंसाफी हो रही है, बेतुकी बातें हो रही हैं, तो वो अपना जो संयम होता है वो थोड़ा सा खो देते हैं। और ये कहीं ना कहीं एक नर्वसनेस की निशानी भी होती। अब मोदी जी को पता है अडानी की कंपनी के साथ क्या बड़ी साजिश हो रही है। देश के दुश्मन अडानी के खिलाफ हैं, साजिश है। अमेरिका में बैठ के एक आदमी ने इल्ज़ाम लगा दिए अडानी जी का $100 बिलियन का नुकसान हो गया शेयर मार्केट में, जिसकी भरपाई कर लेंगे। वो बहुत बड़ा बिजनेस हाउस है उनका, बहुत चलती है उनकी, कर लेंगे पूरा। लेकिन एक बार तो नुकसान हो गया। 1 लाख करोड़ का, 100 लाख करोड़ का नुकसान कोई छोटी बात नहीं होती है। गुस्सा आना लाजमी है। अब वो अडानी जिसने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, दुनिया के अमीर लोगों की, सबसे अमीर लोगों की गिनती में दूसरे नंबर तक पहुंच गए थे, देश का सर ऊंचा किया था, हिंदुस्तान को अमीरों की लिस्ट में ले गए थे, और देश के दुश्मनों ने उनके पाँव के नीचे से सीढ़ी खींच के उनको बहुत नीचे गिरा दिया। बुरी बात है, देश के दुश्मनों का काम है। और देश के दुश्मन ऐसे हैं जिनमें अगर कांग्रेस का हाथ नहीं होता तो पाकिस्तान का हाथ होता है, लेकिन आज अमेरिका का हाथ भी होने लग गया, वो भी देश के दुश्मन हो गए। मोदी जी ने इतनी मेहनत करके पिछले इतने सालों में देश की इकॉनमी को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी। लोगों को हजम नहीं हो रहा कि भारत दुनिया के 5 बड़े देशों में कैसे पहुंच गया। ये दूसरी बात है कि देश की 140 करोड़ आबादी में से 83 करोड़ 83 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। वो बेचारे इतने गरीब हैं कि उनके पास राशन खाने के, खरीदने के साधन नहीं हैं। अब 140 करोड़ में से अगर 83 करोड़, 83 करोड़ लोग गरीब हैं, और उसके बाद भी देश दुनिया के 5वें नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था बनती है, तो ये मोदी जी की वजह से बना है।
इतनी गरीबी होने के बाद भी हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसका सेहरा अडानी जैसे लोगों के सर पे ही जाता है। जो अडानी का एक बयान आया था थोड़े दिन पहले कि हमने लाखों लोगों को रोजगार दिया है। बहुत अच्छी बात है, आपने रोजगार दिया, आपने बड़े बड़े स्टोर खोल दिए, गोदाम खोल दिए, पोर्ट खोल दिए, हवाई जहाज ले लिए, एयरपोर्ट्स ले लिए। अभी समुद्री रूट आप चालू करने वाले हो, समुद्री जहाज़ों से हिंदुस्तान से श्रीलंका, श्रीलंका से इजराइल, इजराइल से इस तरीके से आगे बढ़ रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन उसमें बहुत से लोगों के रोजगार जा भी रहे हैं। लेकिन उन लोगों का कोई ये हक नहीं बनता कि जब एक आदमी देश को आगे लेके जा रहा है आप उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दो। ये अपोजिशन की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है कि वो हमेशा सत्ता पक्ष पे इल्ज़ाम लगाता है। लेकिन मोदी जी ने भी कम नहीं किया, वो इनकी चालें समझते थे। उन्होंने सबके सब इल्ज़ाम अपोजिशन पे लगा दिए कि आज तक देश में जितनी करप्शन हुई है वो सब कांग्रेस ने की है, जो अपोजिशन ने की है। जितनी देश का बुरा हाल हुआ है सब इनकी वजह से हुआ है। उनको उनका घर दिखा दिया, उनको उनका रास्ता दिखा दिया। और मोदी जी के गुस्से में आने का एक कारण और भी है। अगले साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। अगर इसी तरह देश के दुश्मन मोदी जी के खिलाफ बोलते रहे तो उनकी पार्टी को नुकसान हो सकता है। इसलिए मोदी जी का ये स्टैंड कि हमने जो किया है बहुत अच्छा किया है, वो सारे देश को समझाना चाहिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप देश के दुश्मन हो। उसके बाद अगर फिर भी आपको अच्छा नहीं लगता तो आप 2024 में अपना वोट किसको डालोगे वो सोच लेना, वो इलेक्शन का काम है। लेकिन हाउस में बैठ के आप अडानी का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि अडानी अपने आप को बचा नहीं सकता। और अपोजिशन वाले बाहर बैठ के अडानी का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि अडानी उनके ऊपर मानहानि का केस कर देगा। इसलिए अपोजिशन वाले डरते हैं। कई अपोजिशन के लीडर्स ने नाम नहीं लिया। उसके बाद इतना कहा कि एक वो आदमी जिसका नाम ए से शुरू होता है और आई से खत्म होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। मोदी से डर गए ना सब। एक भपकी मोदी जी ने दिया, अडानी कहना बंद कर दिया, खाली ए और आई कहना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये आपको मैंने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जिनके मैंने भाषण सुने थे उनकी बात की है। मैं भक्तों से सहमत हूँ। कुछ लोग देश की तरक्की से जल रहे हैं। देश के दुश्मन बाहर कहीं भी बैठे हों या देश के अंदर बैठे हों, वो अडानी को नीचे लगाने में लगे हुए। अब सरकार का फर्ज बनता है कि हर उस आदमी को बचाएं जो देश को ऊपर ले जाना चाहता है। कोई बुरी बात नहीं है अगर सरकार अडानी को बचाने में लगेगी। ये देश की तरक्की, देश के सम्मान और देश की अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए अत्यंत जरूरी है। सो इन बातों पे ध्यान दीजिए दोस्तों, और 2024 तक देखिए आगे आगे जो मसले मामले कैसे बढ़ते हैं। तब तक आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।